नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी 2024 का गिरिराज पत्रिका का हम पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनवरी 2024 के 3 पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी जो है वो अलग से बनी हुई है और पीडीएफ भी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो डाल दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट एट गाँव के द्वार प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? गवर्नमेंट एट गांव के द्वार, इनके सरकार गांव के द्वार जो है उसको नाम दिया गया है। बोलते हैं कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र से जो है उसको ये लॉन्च किया गया है। देखो, अभी हाल फिलहाल में जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो हिमाचल प्रदेश के नदौन विधानसभा क्षेत्र से, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, नदौन विधानसभा क्षेत्र से जो है यहाँ पर एक गलोड़ गांव आता है, यहाँ से सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ किया। और इसमें होगा क्या? इसमें देखो, लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनको जो है वो हेल्पलाइन नंबर पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, और इसी के निवारण को लेकर जो है वो फिर काम भी जो है वो किया जाएगा। इसी तरह पहले जनमंच कार्यक्रम चलाया गया था पिछली सरकार के द्वारा, तो उसके बारे में क्वेश्चन बन चुका है। होपफुली कि अभी ये जो नया कार्यक्रम चलाया गया है इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाए तब भी जो है वो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछा जाए जो यहाँ से रिलेट कर जाए। इसी में सरकार की उपलब्धियां भी बताई गई थी, जैसे कि कहा गया है कि कितने बच्चों को जो है वो अभी तक जो है वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया। तो ध्यान रखना है कि 4000 बच्चों को जो है, 4000 जो अनाथ बच्चे हैं ना, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में जो है वो अपनाया है। और सरकार के द्वारा एकल नारी और विधवा को जो है वो अगर कोई एकल नारी है, कोई विधवा है, उसको जो है वो घर बनाने के लिए जो है वो सहायता प्रदान करने की बात कही है। तो उसको 1.50 लाख रुपए की सहायता जो है वो सरकार यहाँ पर प्रदान करेगी। परंतु इसमें भी जो है वो क्या रखा है, क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें बताया गया है कि वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये रखा गया है। वार्षिक आय जो रखी गई है यहाँ पर 3 लाख रुपए जो है निर्धारित की गई है। और अभी ये कैबिनेट से फाइनल नहीं हुई है, परंतु फाइनल हो जाएगी तो ये भी जो है वो एक हो जाएगा। परंतु 1.50 लाख रुपए देने की यहाँ पर बात कही है। तो ये सारी बातें आई सरकार गाँव के द्वार योजना से। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट इज पार्टनर ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर दी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। तो बोलते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम जो चलाई गई है ना, इसमें हिमाचल प्रदेश का जो पार्टनर स्टेट है वो कौन सा है? देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो है वो चलाई गई है। इसमें जो है वो ग्रुपिंग की गई है, अलग अलग स्टेट्स की ग्रुपिंग की गई है, ताकि उन स्टेट्स के बीच में ना एक सहयोगिता जो है वो बढ़ाई जा सके। उन दोनों स्टेट्स के बीच में जो है वो उनके कल्चर को शेयर किया जाए, उनकी परंपराएं जो हैं उनको शेयर किया जाए, और वहाँ से वहाँ के लोगों के बीच में भी जो है वो एक आपसी संबंध जो है वो बैठ जाए, भाईचारे की भावना बैठे। तो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रुपिंग की गई है ना, वो केरला के साथ की गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, केरला के साथ की गई है। अभी क्यों चर्चा में आया ये एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना? तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत जो है वो अभी कुछ विद्यार्थी जो है वो केरला के लिए रवाना हुए हैं। अब केरल के लिए रवाना हुए हैं तभी ये चर्चा में आए। 240 विद्यार्थी जो है वो इसमें शामिल हैं। इनको जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत जो है वो केरल भेजा जाएगा, जहाँ पर ये वहाँ की कला संस्कृति रीति रिवाज इनको जानेंगे समझेंगे। और वैसा ही अलग अलग स्टेट्स में आपने देखा होगा, इनफैक्ट कंट्रीज़ में भी जो है वो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे कि जो हिमाचल के बच्चे हैं या फिर केरला के बच्चे हैं, केरला के बच्चे हिमाचल में आकर जो है वो हिमाचल का कोई सॉन्ग जो है वो गाएंगे, क्योंकि केरला की भाषा थोड़ी अलग है। तो इस तरह से जो है वो पारस्परिक संबंध बिठाने की जो है वो सरकार कोशिश कर रही है। अच्छा, इस योजना को लॉन्च कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस योजना को 2015 में जो था वो लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। और देखो, इसमें कौन सा मंत्रालय शामिल है? तो इसमें जो है वो शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन से मंत्रालय की पहल है। शिक्षा मंत्रालय की जो है ये पहल है। जब इस योजना को लॉन्च किया गया था ना, तो एग्जैक्टली कब किया गया था? 2015 में 31 अक्टूबर को जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो था वो उस टाइम 140वें नंबर की जो था वो जयंती थी, तब उसको जो था वो लॉन्च किया गया था। ये भी नोट करें कि 31 अक्टूबर को जो है नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है वो गुजरात में स्थित है, और गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आता है। केवड़िया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर ये एग्जैक्टली आता है। इसकी जो इनॉग्रेशन की गई थी ना, वो कब की गई थी? 2018 में जो था वो की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी हाइट कितनी है। 182 मीटर का जो है ये स्टैचू है, ये आपने ध्यान रखना है। इसको क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है इसको।
यूनिटी, इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको नाम दिया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो क्या कहा जाता था, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, लौह पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ से हो गई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विद हुज हेल्प विल द इथेनॉल प्लांट टू बी एस्टेब्लाइज्ड इन जीतपुर बिहारी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऊना बी एस्टेब्लाइज। तो बोलते हैं कि ऊना जिले का जो जीतपुर बेहरी है ना, यहाँ पर एक इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की सरकार ने बात कही है। हमने पहले भी पढ़ा था कि कहाँ पर इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था। अब ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये स्थापित किया जाएगा तो किसकी सहायता से जो है ये किया जाएगा स्थापित, ये पता होना चाहिए। तो ये जो ऊना का जीतपुर बेहरी है, यहाँ पर ये HPCL की सहायता से स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। HPCL का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपने ध्यान रखना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और इसमें क्या होगा, अब हिमाचल क्या इसको पूरी की पूरी लागत जो है वो ये HPCL ही देगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लागत HPCL के द्वारा ही दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार, इनकी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो इसमें योगदान देगी। स्टेट गवर्नमेंट प्लस HPCL ये दोनों 50-50 कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर करेंगे, फिर ये प्लांट जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। ऐसा कहा गया है कि इस प्लांट के निर्माण से जो है वो हर महीने जो है वो 21 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो अर्जित होगा। और जो है वो 1.5 लाख लीटर इथेनॉल जो है वो यहाँ से जो है वो इसका उत्पादन किया जाएगा। ये अनुमान जो है वो लगाया गया है। और कंप्लीट कब होगा ये, तो लगभग 2 वर्ष में जो है वो पूर्ण करने का लक्ष्य जो है वो उसको रखा गया है। साथ ही दूसरी ओर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या टारगेट रखा है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट भी जो है वो बनाएंगे। तो ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो कब बनाया जाएगा, 31 मार्च 2026 तक जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की बात भी कही गई है, वो भी पता होना चाहिए। साथ में देखो कुछ ऐसी पॉइंट्स भी जो था वो न्यूज़पेपर में दिए गए थे जो हमने पहले जो है वो पढ़ रखे हैं, गिरिराज पत्रिका में पहले ही पढ़ रखे हैं। जैसे कि क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि निजी जो ऑपरेटर है ना उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जो है सरकार सब्सिडी भी देगी। तो उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 50% सब्सिडी सरकार देगी, ये सरकार के द्वारा जो है वो कहा गया है। तो वो एक तो आपने ये ध्यान रखना है कितनी % सब्सिडी सरकार देगी, कब तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाएगा। और साथ में ही हम बात करें कि इस जितना भी कार्य है ना तो इंडस्ट्रीज़ के बिना तो पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्रीज़ को कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश में उद्योग मंत्री कौन है, देखो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो है ना वो हर्षवर्धन चौहान है, और यही जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, जिनको जो है वो आप हिंदी में संसदीय कार्य मंत्री जो है वो कहेंगे। लास्ट टाइम भी हमने कुछ एक मंत्री पढ़े थे, क्योंकि 2 मंत्री अपॉइंट किए गए थे, तो हमने पूरा कैबिनेट जाना था कि कौन सा मंत्रालय जो है वो किस मंत्री के पास है ना, तो वो आपने वहाँ से नोट करना था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। बोलते हैं अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश को जो है वो बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो है वो अवार्ड दिया गया है, परंतु कौन सी फील्ड में जो है ये अवार्ड दिया गया है। देखो हिमाचल प्रदेश को जो है वो बेटर परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया है। ये कौन से क्षेत्र में दिया गया है, ये स्टार्टअप रैंकिंग में दिया गया। स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो रैंक यहाँ पर मिला है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो हिमाचल प्रदेश को ना स्टार्टअप रैंकिंग में तो ये अवार्ड मिला ही है। यहाँ पर ना हिमाचल प्रदेश को जो है वो पार्ट बी की श्रेणी में रखा गया है। अब ये जो श्रेणी बी बनाई गई है, श्रेणी बी में क्या है, श्रेणी बी में जो है वो राज्य रखे गए हैं जिनकी आबादी जो है वो 1 करोड़ से कम जो है वो है, इसमें रखा गया है। और ये पुरस्कार जो है वो बेहतरीन स्टार्टअप जो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, स्टार्टअप का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो है ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश देखो स्टार्टअप की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो फंडिंग लीडर है वो अच्छे, मतलब इसमें हिमाचल ने लीड किया है। और अगर हम बात करें इंक्यूबेशन हब की, उसमें भी लीड किया है। मेंटरशिप चैंपियनशिप की बात करें, इनोवेटिव लीडर की बात करें, संस्थागत चैंपियनशिप की बात करें, तो इनमें हिमाचल को जो है मान्यता जो है वो फिर दी गई है। ये आपने नोट करनी है बातें यहाँ पर। अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो MSME ये आपके माइंड में सबसे पहले आएगा। हम इस MSME के बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये MSME है क्या। पहले तो पता होना चाहिए MSME डे भी मनाया जाता है। ये डे कब मनाया जाता है, देखो पहले MSME डे का जाने तो 27 जून को जो है ये मनाया जाता है। 27 जून को मनाया जाता है। MSME की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये आपने ध्यान रखनी है MSME की फुल फॉर्म।
अब MSME का हमने क्राइटेरिया भी पढ़ रखा है कि किसको जो है वो माइक्रो कहा जाता है, किसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाता है, किसको मीडियम एंटरप्राइज जो है वो कहा जाता है। वो हम ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, अभी कवर नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जो है वो चला जाएगा। परंतु MSME का 27 जून आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और स्टार्टअप्स का हो गया। हाँ, स्टार्टअप के बारे में क्या हमने कोई इंपॉर्टेंट डे पढ़ रखा है? तो अभी हमने नेशनल स्टार्टअप डे पढ़ा था ना। नेशनल स्टार्टअप डे ये उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा गया था। तो ये नेशनल स्टार्टअप डे जो है ये कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए। तो ये 16 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। 16 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो था वो फाउंडिंग डे है। ये स्टार्टअप इंडिया कैंपेन का, जो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन प्रोग्राम एक चलाया गया था सरकार के द्वारा 2015 में, तो उसी को जो है वो यहाँ पर मनाने के लिए जो है वो नेशनल स्टार्टअप डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है। और अभी 16 जनवरी को मनाया गया और ये रैंकिंग तभी तो चर्चा में आई। ये उत्तीर्ण सीरीज में ऑलरेडी कवर भी है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, बोलते हैं क्या? बोलते हैं हुज डिसेंडेंट आर दी रूलर ऑफ चंबा कंसीडर टू बी। तो बोलते हैं कि चंबा के जो शासक है ना वो किसके वंशज जो हैं वो माने जाते हैं। अगर हम चंबा के शासकों की बात करें कि चंबा के शासक किसके वंशज जो हैं वो माने जाते हैं, तो चंबा के शासक वंशज माने जाते हैं किसके? ये भगवान राम के वंशज जो हैं वो माने जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। अगर हम चंबा रियासत की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इस रियासत की स्थापना राजा मारूवर्मन के द्वारा लगभग 550 ईस्वी के आसपास की गई थी। और अयोध्या से ये ना आए थे, अयोध्या से आए ये भगवान राम के वंशज थे जिनके द्वारा स्थापना की गई थी। और भरमौर या फिर ब्रह्मपुर, उस टाइम भरमौर को कहते थे, ब्रह्मपुर में जो था उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। और उसके बाद अलग अलग राजा यहाँ पर आते गए। एक मेरुवर्मन राजा हुए जिनके द्वारा मणिमहेश मंदिर की स्थापना की गई, छतराड़ी मंदिर की स्थापना की गई। छतराड़ी में ये जो शक्ति देवी मंदिर है ना उसकी स्थापना की गई थी। गणेश मंदिर हो गया चंबा का, नरसिंह मंदिर हो गया चंबा का, लक्ष्मणा देवी हो गया मंदिर चंबा का। इन मंदिरों की जो था वो स्थापना की थी। चंबा के एक ऐसे राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान महामारी फैली थी और बहुत सारे लोग जो था वो मारे गए थे, तो वो थे लक्ष्मी वर्मन, उनका नाम ध्यान रखना है। एक ऐसे शासक हुए चंबा के जिन्होंने चूहों के मारने पर चूहों की हत्या पर जो था वो रोक लगा दी थी, चूहों के मारने के लिए मना कर दिया था। तो वो राजा मुशाण वर्मन थे। चंबा शहर की स्थापना फिर चलकर होती है। चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो है वो की जाती है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि चंबा में जो है वो क्या होता है। चंबा के एक ऐसे राजा होते हैं जिनके द्वारा जो अकबर के समकालीन जो है वो माने जाते हैं। तो अकबर के समकालीन प्रताप सिंह जो है वो माने जाते हैं। और फिर रिहलू क्षेत्र उस टाइम जो चंबा का था ना उसको लेकर भी थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी जो था वो बनी थी उस टाइम। और साथ में बात करें कि चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह जो था वो हुआ था और उनका रवैया क्या रहा था उस टाइम। तो चंबा में जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना वो श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान जब ये विद्रोह हुआ था तो श्री सिंह ने अंग्रेजों की सहायता यहाँ पर की थी। अंग्रेजों के लिए जो था वो सहायता प्रदान इन्होंने कराने की पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से। और चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान भूरी सिंह म्यूजियम बना? और ये म्यूजियम कब बना? तो राजा भूरी सिंह ही थे जिनके कार्यकाल के दौरान ये म्यूजियम बना। और 1908 की बात है ये जब ये म्यूजियम जो था वो एस्टेबलाइज हुआ था। और अगर हम बात करते हैं चंबा के अंतिम शासक की, तो चंबा के अंतिम शासक थे राजा लक्ष्मण सिंह चंबा के अंतिम शासक थे। ये आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमारे कवर हो गए। हाँ, चंबा के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। अगर उस किताब के बारे में एग्जाम में पूछा गया या फिर पहले पूछा भी गया है, वो किताब है मुख्तसर तारीख रियासत चंबा। मुख्तसर तारीख रियासत चंबा किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वो गरीब खान के द्वारा जो है वो लिखी गई है। गरीब खान का नाम आपने यहाँ से नोट कर लेना है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु स्टार्टेड द आइस स्केटिंग रिंक एट शिमला अराउंड 1920। तो बोलते हैं कि 1920 के आसपास शिमला में ये जो आइस स्केटिंग रिंक स्थापित किया गया था ना, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखो अभी शिमला में क्या है ना, इस बार बर्फ़ तो कम पड़ी ही नहीं, इनफैक्ट आप ये कहेंगे, परंतु आइस स्केटिंग रिंग में ना स्केटिंग बच्चे करते हैं तो ये एक जो पर्यटक हैं उनके लिए भी आकर्षण का केंद्र जो है वो बन जाता है। तो अब हम जानेंगे कि ये आइस स्केटिंग रिंक जो था वो कब बना था। ये 1920 में बना था, परंतु 1920 में तो बना था, किसने जो था उसको बनवाया था, किसने इसकी शुरुआत की थी? ये ब्लेसिंगटन के द्वारा। ऑप्शन बी आपने ध्यान रखना है। शिमला के लक्कड़ बाजार में जो है वो 1920 में आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण जो है वो किया जाता है, ब्लेसिंगटन के द्वारा किया जाता है। और ये जो है वो साउथ एशिया का एकमात्र ऐसा आइस स्केटिंग रिंक है जो प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक के हिसाब से ये एकमात्र ही है ऐसा अभी तक, ये भी आपने ध्यान रखना है।
और इसको लेकर तो देखो पहले तो आपने एक ब्लेसिंगटन का क्वेश्चन जान लिया, शायद एलाइड सर्विसेज में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है ऑलरेडी। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई थी, परंतु जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना वही हम जानेंगे, और यही दो चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती हैं। हाँ, अगर एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और एनफ टाइम है आपके पास, पोस्टें भी ऐड होंगी अभी एलाइड सर्विसेज में, तो आपको जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी शेप आप अपनी स्टडी को जो है वो एक दे सकते हैं। नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ सिरमौर ड्यूरिंग पझौता मूवमेंट। अब देखो गिरिराज पत्रिका में पझौता आंदोलन के ऊपर एक अलग से आर्टिकल जो था वो आया हुआ था, तो पझौता आंदोलन का जब आर्टिकल अलग से आया हुआ था तो क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ज़रूरी नहीं कि हम करंट अफेयर के ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, जो भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी मिलता है गिरिराज पत्रिका में वही हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो। बात करते हैं पझौता आंदोलन की। देखो पझौता आंदोलन हुआ था सिरमौर में। सिरमौर में ये हुआ था लगभग 1942 के आसपास। उस टाइम यहाँ के राजा या फिर उस टाइम यहाँ के शासक जो था वो कौन हुआ करते थे, तो उस टाइम सिरमौर के शासक जो था वो राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो पझौता आंदोलन में किसान सभा का भी गठन किया गया था और इसका सभापति जो था वो लक्ष्मी सिंह को बनाया गया था और इसका सचिव जो था वो वैद्य सूरत सिंह को बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और राजेंद्र प्रकाश जो थे ना ये सिरमौर के लास्ट रूलर थे, सिरमौर के अंतिम शासक थे, कल परसों भी मैंने बताया था आपको। और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि पझौता आंदोलन के बारे में और क्या क्या जानकारी इस आर्टिकल में दी गई थी। अब देखो इस आंदोलन को ना आप 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उसी की एक कड़ी जो है वो मान सकते हैं कि उसी से ये प्रेरित था एक तरह से। किस तरह से पूरी बात है देखो, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, उसी के बाद जो है उस तरह के आंदोलन जो है वो एक अपना रूप लेते हैं। अभी जो 1942 में ये पझौता आंदोलन चलाया गया था ना, इसमें क्या मुख्य मांगे रखी गई थी। जितना भी कंट्रोल था ना, मैंने आपको बताया कि इसके सचिव जो था वो वैद्य सूरत सिंह थे, तो सचिव जो थे ना इसके वैद्य सूरत सिंह, उनके हाथों में सारा का सारा ये कंट्रोल था। इनकी मुख्य मांगे ये थी महाराजा सिरमौर के जो महाराजा थे उनसे कि बेगार की प्रथा जो थी उसको बंद किया जाए, जो जबरदस्त सैनिकों को भर्ती किया जाता है, मतलब जबरदस्ती ही सेना में सैनिक भर्ती किए जा रहे थे, उसको भी बंद किया जाए। और 10 मन से अधिक अनाज सरकारी गोदाम में जमा करना ये कहा गया था। और महाराजा को जब इन मांगों का पता चला तो उन्होंने उनके ऊपर कुछ गौर नहीं दी। एक और तत्कालीन कारण इसके ऊपर ये बताया जाता है कि उस टाइम आलू के रेट जो था वो उचित नहीं दिए जा रहे थे। रियासती सरकार जो था वो क्या कर रही थी, सहकारी सभा में जो था वो आलू का रेट 3 रुपये प्रति मन जो है था वो निर्धारित कर रही थी, जबकि खुले बाजार में आलू का रेट जो था वो 16 रुपये प्रति मन था। इसके लिए भी जो था वो लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया। अब लोगों के द्वारा विरोध किया गया, महाराजा जो सिरमौर के महाराजा थे उनको पता चला इस बात के बारे में, उन्होंने कुछ सैनिकों की टुकड़ी जो था वो वहाँ पर भेज दी। अब सैनिकों की टुकड़ी वहाँ पर भेजी गई, उन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, परंतु जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे वो बड़े ही स्ट्रांग थे, उन्होंने जो था वो नहीं दबे। कुछ लोगों को यहाँ पर अरेस्ट भी कर लिया जाता है। देखते ही देखते स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है महाराजा के हाथों से, सिरमौर के महाराजा के हाथों से। उनके द्वारा सिरमौर में मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया जाता है। 12 मई 1943 की बात है कि पूरे क्षेत्र में जो है वो मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया जाता है और सेना के अधीन जो है ये आ जाता है। अब सेना की जो कमान देख रहे थे वो थे मेजर हीरा सिंह बाम। मेजर हीरा सिंह बाम जो था वो देख रहे थे, ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। मेजर हीरा सिंह बाम थे जो ये पूरी की पूरी जो था इस चीज़ को देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। अब उस टाइम क्या हुआ कि आंदोलनकारियों ने तो साफ मना कर दिया कि हम जो है वो क्या करेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अब जैसे कि इसके जो सचिव थे सूरत सिंह, उनके घर को जो था वो डायनामाइट से जो था वो उड़ा दिया गया था। कुछ आंदोलनकारी थे उनके घरों को आग लगा दी गई थी, परंतु फिर भी ये लोग डटे रहे। इन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर जो था वो टेंट लगाकर रहना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो था क्या हुआ, जब 11 जून थी और 1943 थी, निहत्थे लोग थे और उनका एक दल जो था वो आंदोलनकारियों से मिलने के लिए जा रहा था और जबरदस्त सेना के द्वारा फायरिंग की गई। कहा जाता है कि लगभग 1700 के करीब राउंड गोलियां जो था वो यहाँ पर चलाई गई थी और यहाँ पर कुछ लोग मारे भी गए। और अब ये आंदोलन ना यही प्रेरणा देता है कि देशभक्ति के लिए प्रेरणा देता है, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरणा देता है कि उन लोगों ने जान दे दी अपनी मातृ रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और देश की एकता और अखंडता जो है वो बनी रहे, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। यही सब इस आर्टिकल में कहा गया था, तो हमने सारा का सारा ये आर्टिकल जान लिया
और बहुत सारे पॉइंट्स तो आपके क्लियर हुए प्री के साथ साथ मेंस में भी अब आप यहाँ से पॉइंट ऐड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1966। तो बोलते हैं कि 1966 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें थी। अब विधानसभा की सीटों की बात की जा रही है कि 1966 में कितनी थी, वो हम बात करेंगे। पहले क्यों ये चर्चा में आया, क्या पूरी बात है। देखो अभी आर्टिकल इसके बारे में आया था, होपफुली आगे और भी आर्टिकल जो है अगली गिरिराज पत्रिका में आएंगे। हिमाचल में आपको पता है अभी जो है वो क्या हुआ, अभी जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, कब मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा, 25 जनवरी 1971 को जो था वो मिला था। तो पूर्ण राज्यत्व दिवस जो था वो हिमाचल का भी मनाया गया, हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया। तो पहले एक आर्टिकल यहाँ पर आया हुआ था। पूरी स्टोरी जानते हैं। 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। हिमाचल प्रदेश का गठन यहाँ पर 15 अप्रैल 1948 को हो जाता है। 4 जिले उस टाइम थे। उसके बाद जो है वो 5वें नंबर का जिला बिलासपुर यहाँ पर जुड़ता है, 6ठे नंबर का जिला जो है वो किन्नौर यहाँ पर जुड़ता है। ये तो सारी बातें आपने जान रखी हैं, परंतु फिर भी हिमाचल प्रदेश को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल जाता है। 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहता है। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन जो है वो किया जाता है और हिमाचल एक विशालकाय रूप जो है वो यहाँ से धारण कर लेता है। और उस टाइम हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो था वो बढ़कर 60 जो था वो हो गई थी, 60 हो गई थी। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अब 60 यहाँ से सदस्यों की संख्या जो था वो बढ़कर हो गई थी। अभी प्रेजेंट टाइम में तो आप देखेंगे कि 68 सदस्य जो हैं वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में है। वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 68 सदस्यों की संख्या जो था वो यहाँ पर हुई थी। 1967 में पूछते हैं एक क्वेश्चन में कि 1967 में विधानसभा में कितने सदस्य जो था वो चुनकर गए थे। तो उस टाइम 63 सदस्य गए थे। कुछ एक नॉमिनेटेड सदस्य भी जो था वो हुआ करते थे। खैर अभी तो वो नहीं है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 68 सदस्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हैं और सारे के सारे जो हैं वो चुनकर जो है वो जाते हैं, डायरेक्टली चुनकर जाते हैं, लोगों के द्वारा ही जो है वो सारे के सारे चुने जाते हैं। तो ये कहानी जो है वो पूरी तरह से हिमाचल की है। हमने एक मोटे तौर पर जाना, अभी आने वाली एडिशंस में हम जानेंगे कि पूरी की पूरी जो आर्टिकल्स आएंगे उनको एनालाइज करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री, हिमाचल की सीटें, हिमाचल के जिले, ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। आगे बोलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 जो है वो इसका विजेता कौन सी स्टेट है। 2023-24 अगर हम विजय हजारे की बात करते हैं ना, तो विजय हजारे ट्रॉफी के जो विनर है ना वो हरियाणा टीम है। ऑप्शन हरियाणा स्टेट टीम कह लीजिए, ये है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ना विजय हजारे ट्रॉफी की, तो विजय हजारे एक इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी है और देखो इसका अभी का एडिशन तो हो गया है। फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका 1993, 1994 में। क्रिकेट के साथ ये जुड़ी हुई ट्रॉफी है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या हिमाचल भी जीता हुआ है। हिमाचल ने लास्ट टाइम जीती थी ये ट्रॉफी, कब जीती थी परंतु लास्ट टाइम वो पता होना चाहिए कौन से ईयर की वो बात थी जब हिमाचल जो था वो विजय हजारे ट्रॉफी का विनर जो था वो बना था। 2021-22 की वो बात है, अभी 1-2 साल पहले की बात है। 2021-22 की जब हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया था और स्वामी मानसिंह स्टेडियम था जयपुर का, हिमाचल इस ट्रॉफी का जो था वो विजेता बना था। और 2022-23 में किसने जीती, 2022-23 में सौराष्ट्र ने जो था वो जीती थी और 2023-24 में हरियाणा ने जो है ये जीती है। आगे बोलते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस का मतलब है नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। देखो नेशनल का मतलब क्या हो गया कि वो इंडिया में मनाया जाता है। तो नेशनल मैथमेटिक्स दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है कि कब मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन श्रीनिवासन रामानुजन की, वो आपने ध्यान रखना है। एक ग्रेट जो था वो इंडियन मैथमेटिशियन थे ये रामानुजन, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। आगे बोलते हैं महान जैन विद्वान हेमचंद्र किस शासक की सभा में जो था वो अलंकृत करते थे, मतलब किस शासक के कार्यकाल के दौरान ये हुआ करते थे, हेमचंद्र। तो ये जय सिंह सिद्धराज की टाइम में जो था वो हुआ करते थे। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ लिया गया तो हेल्प आपकी कर देगा, इतना इंपॉर्टेंट तो फिर भी नहीं होते ये क्वेश्चन, क्योंकि अलाइड सर्विसेज में 1857 ऑनवर्ड आएगा। कल्चर में अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन तो पूछ लिया गया। पीजीटी में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम फोकस करें ना, उससे पहले एक और बात कि पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो पीजीटी पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है।
पीजीटी पेपर 1 से आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो हो जाएगी। टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी पता चलेगा अपनी कमियों के बारे में। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, तो आपको देखो पास होना तो ज़रूरी है ही है, साथ में अगर पीजीटी पेपर 2 में नंबर क्लैश कर जाते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो टॉप करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी, छोटी छोटी चीज़ें, और वही जो है वो इंश्योर करेंगी कि नौकरी जो है वो किस तरह से मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारी बोलते हैं हड्डियां जो हैं और दांत जो हैं सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से जो है वो बने होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा गया है एक एग्जाम में। ये जो है वो कैल्शियम से बने होते हैं, परंतु कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये होता है। एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है कि क्या होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये होता है। और कहीं पर इसको जो है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपने ध्यान रखना है। ट्राई कैल्शियम लगा लेना साथ में, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर तो कैल्शियम है, परंतु ट्राई भी साथ में लगा लेना। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट आपने ध्यान रखना है। हमारी हड्डियाँ और दांत जो है सामान्यतः इस रसायन पदार्थ से जो है वो बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। अगले में बोलते हैं कि भारत में मतदान की आयु सीमा जो था वो पहले 21 हुआ करती थी, परंतु 21 से ये 18 कब की गई थी। देखो अगर हम बात करते हैं ना कि वोटिंग एज जो है ना वो 21 से 28 कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वोटिंग एज 21 से 28 की गई थी 1989 में। 1989 में की गई थी, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके तहत जो था ये की गई थी। अब कौन सी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके तहत जो था इस एज को रिड्यूस किया गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके तहत 1989 की ये बात है, जिसके तहत जो था वो वोटिंग एज को जो था वो रिड्यूस किया गया था, कम किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे आप इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। बोलते हैं टाइम पत्रिका ने जो है वो किस फुटबॉल खिलाड़ी को जो है वो वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो टाइम पत्रिका के द्वारा जो है वो किसको किया गया है, ये है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी का नाम आपने ध्यान रखना है। हाँ, लियोनेल मेसी कौन सी कंट्री से संबंधित है वो आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने अभी उत्तीर्ण सीरीज में 3-4 दिन पहले ही आपको बताया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं दक्षिण भारत की जो गंडीकोटा घाटी है वो किस नदी से निर्मित हुई है। तो गंडीकोटा घाटी जो है वो पेन्नूरू नदी से जो है वो निर्मित हुई है। इसको पेन्नार नदी भी जो है वो कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। पेन्नार नदी जो है ये है जहाँ से ये उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी डेज मैटरनिटी लीव ग्रांटेड टू दी वुमेन कुक कम हेल्पर इन हिमाचल प्रदेश। अभी ही यूए कैबिनेट के द्वारा ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो महिला कुक सहायक है ना उनको भी जो है वो मातृत्व अवकाश जो है वो दिया जाएगा, परंतु कितने दिनों का दिया जाएगा ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। लास्ट एडिशन में हमने डिटेल से जो था वो इसको डिस्कस किया था और सारे पॉइंट मैंने यहाँ से बताए थे। अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 आप सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। हाँ, जैसे ही आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करेंगे ना तो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, चाहे वो एलाइड की हो या पीजीटी की हो, वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।